अगला जो सेकंड फेज इसका आता है वो आता है विदेशों में कैसे प्रसार हुआ। भारत के अलावा अन्य देशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे और उसमें भारतीय लोग शामिल थे जो देश के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। तो विदेशों में प्रसार कैसे हुआ, ये हमारा एक दूसरा चरण होता है कि भाई विदेशों में, और इसमें बहुत सारे लोगों ने वीरता दिखाई और देश के राष्ट्रवाद को उठाया। सबसे पहले हम लंदन, जहां पर ब्रिटेन वालों ने जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उसी क्षेत्र में देखेंगे भाई लंदन में इसका प्रसार कैसे हुआ। तो लंदन में सबसे पहले हमें 1905 में इसकी शुरुआत दिखाई देती है, बंगाल विभाजन के बाद से। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये एक भारतीय हैं जो लंदन में ही पढ़े थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में शुरुआत की भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की। और इन्होंने क्या किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी, एक सोसाइटी बनाई, इसमें बहुत सारे भारतीयों को एक साथ लाया गया, इंडियन होम रूल सोसाइटी। और इस सोसाइटी के आधार पर लंदन में और ब्रिटेन में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन चला। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी ये प्रमुख हिस्सा थी। इसकी स्थापना होते ही लंदन में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इसके लिए लक्ष्य क्या था इस इंडियन होम रूल सोसाइटी का, तो लक्ष्य सीधा ही था, भारत के लिए स्वराज प्राप्ति। भारत के लिए स्वराज मतलब खुद का राज, सेल्फ का राज हमारे देश में होना चाहिए, इसके लिए इसकी शुरुआत हुई। और इसको हेल्प किया इनका एक ब्रिटेन के ही समाजवादी नेता थे जिनका नाम था हिडमैन। ब्रिटिश समाजवादी नेता हिडमैन ने इसमें हेल्प की। हिडमैन, क्योंकि आसान नहीं है ब्रिटेन में ही क्रांतिकारी आंदोलन चलाना, अगर उन्हें पता चलेगी तो दिक्कत होगी। तो हिडमैन ने इसकी शुरुआत की, हेल्प की श्यामजी कृष्ण वर्मा की। और श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके हेड बने, अध्यक्ष बने। और साथ में ही इसके पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर भी एक भारतीय बैठे जिनका नाम था अब्दुल्ला सुहरावर्दी। अब्दुल्ला सुहरावर्दी, इनको एक तरीके से उपाध्यक्ष के पद पर बैठाया गया। सुहरावर्दी जी उपाध्यक्ष के पद पर बैठे, अध्यक्ष के पद पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ही हैं। और इसमें कहा गया कि ब्रिटेन में भारत के पक्ष में बहुमत को तैयार करना, या एक तरीके से हमें जो स्वराज चाहिए इसके लिए जरूरी है भारतीय लोगों में ये बात बताना कि भाई हम लोग भारत के लिए ब्रिटेन में भी एक तरीके से एक क्रांतिकारी आंदोलन को तैयार कर सकते हैं। तो भारतीय लोगों में राष्ट्र के प्रति जागरूकता लाना, इसमें अगर कोई ब्रिटेन का व्यक्ति हमारा साथ देता है तो उसको भी अपने साथ लेना। मेन मकसद ये है कि भारतीय लोगों को कैसे इसमें, और भारतीय लोगों के रहने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक और काम किया, एक हाउस बनाया जिसका नाम था इंडिया हाउस। ये एक हॉस्टल की तरह काम करता था। भारतीय लोगों में पहले क्रांतिकारी विचार डेवलप करो और फिर उन्हें एक ही क्षेत्र पर रहने के लिए, एक ही छत के नीचे वो लोग हैं, इसके लिए एक हॉस्टल बनाया जिसका नाम था इंडियन हाउस। इस हॉस्टल में सारे भारतीय रहते थे और यहीं पर ये लोग नीति बनाते थे, कैसे हम लोग अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमें किस वाले ब्रिटिश व्यक्ति को टारगेट करना है, किसको मारना है, ये सारी चीजें वो सब ये भी कहते थे। तो ये एक तरीके से केंद्र बन गया इंडियन हाउस। कोई भी भारतीय लंदन आता तो वो इस केंद्र के पास रुकता और धीरे धीरे ये काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगा। और फिर इसके बाद जब यहाँ पे बहुत सारे भारतीय एकजुट होने लगे तो सरकार को पता चला,
अब ऐसा थोड़ी ना कि ब्रिटिश की सरकार को पता नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद इनकी सरकार ने दमन करना स्टार्ट कर दिया भारतीय लोगों का। और सबसे पहले पकड़ा किसको? श्याम जी कृष्ण वर्मा को। जब श्याम जी कृष्ण वर्मा को ये सारी चीजें पता चली तो श्याम जी कृष्ण वर्मा इसको छोड़ के वो निकल गए पेरिस। जब सरकारी दमन हुआ तो वो अपने आप को बचाने के लिए पहले पेरिस गए, जो फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस से भी बाहर निकले और वो कहाँ पहुंचे? और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, जिनेवा जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, वहां पर पहुंच गए। तो अपनी उन्हें जान बचाई। और उनकी अनुपस्थिति में एक भारतीय है जिनका नाम है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर, इनको वो अपना कार्यभार छोड़ के चले गए कि सावरकर जी हम तो चलते हैं क्योंकि सरकार हमें नहीं छोड़ेगी और आप ये देख लेना। और वीडी सावरकर भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत सारे भारत में आंदोलन चलाए थे, तो इन्हें इस चीज का भी अनुभव था। तो फिर इन्होंने, सावरकर जी ने लंदन में ही पहली अपनी पुस्तक लिखी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। इन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। तो इन्होंने पहली बार स्वतंत्रता के बारे में लिखा 1857 के विद्रोह के बाद, जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जो भारतीय प्रतिक्रिया में हमने देखा था, उसी के बारे में। तो पहली बार जब ये बुक निकली तो ब्रिटिश लोगों ने इस बुक को ऐसा करने की वाहवाही की होगी, उन्होंने बैन कर दिया तुरंत। लेकिन उसके बावजूद चोरी छिपे ये वाली बुक काफी ज्यादा बिकी और लोगों में काफी ज्यादा, खासकर क्रांतिकारी लोगों में काफी प्रोत्साहन मिला कि भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को इतना पीटा था, उनको मारा था। माना कि वो अंत में असफल हुए थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश लोगों को मजबूर किया बहुत सारी चीजें चेंज करने पे। जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके टाइम पीरियड का अंत हो गया और साथ में ब्रिटिश की जो संसद थी उसका नियंत्रण स्टार्ट हो गया। तो पहला तो ये परिवर्तन हुआ। तो इस बात की इन्होंने ये सारी चीजें ली और साथ में इन्होंने इटली के एकीकरण को, या वहां पे जो क्रांतिकारी चीजें थी उसको बढ़ावा देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेजनी, उनसे प्रेरणा मिली कि उन्होंने कैसे इटली का एकीकरण किया है। और मेजनी की जो पुस्तक थी, उनकी जो आत्मकथा थी, उसका मराठी भाषा में अनुवाद भी किया, मराठी भाषा में अनुवाद किया। और मराठी भाषा का हमने देखा कि कैसे ये सारी चीजें चल रही थी कि मराठी भाषा में सारे लोग काम कर रहे थे। सावरकर जो बंधु थे उसी से जुड़ी हुई ये बात है। तो हमने देखा क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें एक आंदोलन लंदन में स्टार्ट हुआ 1905 में। इस आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसके हेड कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में। इसका लक्ष्य क्या क्या? भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति करना, और इसके लिए भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्र की प्रति जागरूकता फैलाई गई। और एक ब्रिटिश समाजवादी नेता ने इनकी सहायता की जिनका नाम था हेडमैन। इस वजह से ये लोग स्थापित भी कर पाए और इसके उपाध्यक्ष बने अब्दुल्ला सुहरावर्दी। इससे एक चीज और, ये बिना धर्म के ये काम कर रहा था। इसमें हिंदू लोग भी हैं, साथ में मुस्लिम लोग भी हैं। और भारतीय क्रांतिकारियों के रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था करने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक इंडियन हाउस हॉस्टल के नाम से भी खोला। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब ये क्रांतिकारी आंदोलन ज्यादा चला तो उसके बाद ब्रिटिश लोगों को दिक्कत हुई और एक इंसिडेंट हुआ जब इस आंदोलन से जुड़े हुए एक व्यक्ति जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा ने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। ढींगरा जो इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने कर्नल वायली, कर्नल वायली एक बहुत ज्यादा भारत में क्रूरता वाला कर्नल था, उसकी हत्या कर दी जब मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर। तो
उसके बाद ये इंडियन हाउस काफी ज्यादा फेमस हुआ और उन्होंने बोला कि भाई ये आतंकवादी लोग आ गए, और उसके बाद इसका दमन होने लगा। और जब दमन हुआ तो फिर उसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा को भाग के यहाँ से जाना पड़ा। पहले वो पेरिस पहुंचे, पेरिस से जिनेवा पहुंचे, और उनकी अनुपस्थिति में इसका जो देख रेख किया वो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने इसी समय 1857 के स्वतंत्र संग्राम के नाम से अपनी एक पुस्तक रिलीज की, जिसमें 1857 के विद्रोह को, जो सैनिक विद्रोह हुआ, उसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इन्होंने संबोधित किया। जैसे ही ये बुक निकली तो ब्रिटिश वालों ने इसको बैन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छिपे ये बुक काफी ज्यादा चली और क्रांतिकारी लोगों ने सबसे ज्यादा पढ़ी। फिर इन्होंने इटली का एकीकरण करने वाले जो मेजनी है उनकी आत्मकथा उठाई, उसका मराठी भाषा में अनुवाद किया, उसको भी लॉन्च किया। तो ऐसे लंदन में ये आंदोलन चला। लेकिन फिर जब सेकंड और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें जब बहुत सारे देश एक साथ आ गए, यूरोप के भी देश, ब्रिटेन भी, तो उसके बाद एक क्रांतिकारी वाला ये वाला आंदोलन भी दमन हो गया और धीरे धीरे इसकी समाप्ति हो गई। तो ये हमने देखा लंदन में क्या चला। तो लंदन में याद रखना, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये काफी ज्यादा फेमस था लंदन वाले क्षेत्र में भारत का क्रांतिकारी आंदोलन में। उसके बाद फ्रांस, दूसरा जो गढ़ बनाया भारतीयों ने, वो बनाया फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़ा प्रमुख क्षेत्र था और फ्रांस वालों ने अमेरिका की क्रांति में योगदान दिया। तो भारतीय लोगों को लगा अगर फ्रांस में भी हम लोग चलाएं, वहां की जनता हमारा साथ दे और साथ में हमारे भारतीय लोग एक साथ आए, तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए फ्रांस को चुना। और फ्रांस में एक महिला लीड कर रही थी जिनका नाम था श्रीमती भीकाजी रुस्तमा कामा। भीकाजी रुस्तमा कामा ने फ्रांस में भारतीय लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावना जगाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा जो हमारा है वो है फ्रांस। फ्रांस में जो आंदोलन चला किसके नेतृत्व में चला? श्रीमती भीकाजी रुस्तमा कामा। भीकाजी, इनका नाम काफी ज्यादा फेमस है, रुस्तमा कामा। तो रुस्तमा कामा ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रांतिकारी लोगों को एकत्रित किया भारतीय स्वराज के लिए, और ये खुद भी स्पीच दिया करती थी। साथ में इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम एक समाचार पत्र जो रुस्तमा कामा जी ने निकाला फ्रांस के पेरिस में। इसका मेन मकसद भारतीय लोगों में जागृति लाना कि भाई हम सब लोग एक है और ब्रिटिश लोग हमारे दुश्मन है, इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग साथ में आए। तो इसको इन्होंने आगे लाया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों जब साथ में आ गए, 1914 से 19 प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो उसके बाद पेरिस की सरकार ने जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि भाई अब इनका दोस्त हो गया था अंग्रेज। पहले इनके अंग्रेज दोस्त नहीं थे, तो ये आसानी से चलने दे रहे थे आंदोलन को, भारतीय लोगों को। कहां पर? पेरिस में। लेकिन जब इन्होंने देखा भाई अंग्रेज हमारे दोस्त हैं, तो अंग्रेजी सरकार चाहेगी ना कि उसके जो भी दुश्मन है उनको हमारा जो दोस्त है वो खत्म करे। तो इसलिए पेरिस में फ्रांस की सरकार ने जैसे ही वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ शुरू होती है, तो उसके बाद इन्होंने दमन करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से फ्रांस में भी जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन था वो दब गया। लेकिन इस फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन को श्रीमती भीकाजी रुस्तमा कामा ने काफी बड़े लेवल पे आगे बढ़ाया। साथ में इन्होंने जो समाजवाद का एक विश्व में सम्मेलन होता था,
पेरिस में हुआ, वहां पर भी ये गए और वहां पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय लोगों की आवाज को उठाया। तो समाजवादी सम्मेलन, समाजवादी जो विचारधारा है वो क्रांति को काफी ज्यादा पसंद करती है, तो इसीलिए समाजवादी सम्मेलन में ये गई रुस्तमा कामाजी, और इन्होंने सम्मेलन में जाके कहीं ना कहीं भारतीय आवाज को, भारतीय तिरंगे को भी फहराया और भारतीय आवाज को भी बताया। तो ये इनका एक प्रमुख रोल था जो इन्होंने फ्रांस में निभाया। अगला एक प्रमुख मूवमेंट जो चला वो अमेरिका में चला। अमेरिका भी जैसे भारत उपनिवेश था ब्रिटिश का, ऐसे अमेरिका भी उपनिवेश हुआ करता था। और अमेरिका की जो खोज की थी वो कोलंबस ने की थी। कोलंबस ढूंढ रहा था भारत, पहुंच गया अमेरिका और एक नए महाद्वीप की उसने खोज कर ली। उसके बाद अमेरिका में संसाधन देके और ब्रिटिश ने उसे अपना उपनिवेश बना लिया। 1913 में पहली बार भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों की यहाँ पे नींव पड़ी और एक क्षेत्र था उसके अमेरिका में पोर्टलैंड, उनका एक शहर है, उसी में पहली बार कुछ भारतीय लोग साथ में आए और उन्होंने हिंदी एसोसिएशन नाम से एक ग्रुप बनाया और इस हिंदी एसोसिएशन से ही भारतीय लोगों के क्रांतिकारी की शुरुआत कहां पे हुई? अमेरिका में हुई। और इस हिंदी एसोसिएशन ने एक पत्र निकाला जिसका नाम था गदर। गदर पत्र पहले ये गुरुमुखी पंजाबी भाषा में निकला, धीरे धीरे हिंदी और भी भारतीय भाषा अरबी फारसी उसमें निकला और इस गदर पत्र के नाम पर ही इसका नाम गदर पार्टी पड़ गया। गदर का मतलब होता है एक हिंसक विद्रोह, तो ये गदर पार्टी बनी इस गदर पत्र के नाम से क्योंकि ये गदर पत्र काफी ज्यादा फेमस हो गया था। और इस गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को उसमें विधिवत रूप से लोगों ने कर दी। जब इतना ज्यादा फेमस हो गया एसोसिएशन वाली बात, तो फिर इन लोगों ने सोचा कि भाई हिंदी एसोसिएशन वाला नाम हटा देते हैं और इसको गदर पार्टी के नाम से स्थापित कर देते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को से इसकी स्थापना हुई। इस पार्टी की स्थापना में कुछ फेमस हमारे क्रांतिकारी थे जैसे लाला हरदयाल, ये एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने इसको एक प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरे थे सोहन सिंह भाखना, ये भी एक प्रमुख लीडर थे। उसके बाद भाई परमानंद। तो गदर पार्टी के जो 3 सबसे प्रमुख हीरो थे उनमें एक लाला हरदयाल, दूसरे थे सोहन सिंह भाखना, तीसरे थे भाई परमानंद। इन तीनों ने मिलकर कहीं ना कहीं गदर पार्टी को काफी ज्यादा फेमस बनाया। और इस पार्टी की एक और खास बात, इस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की तरह काम किया, मतलब किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं। ये नहीं कि भाई गुरुमुखी लिपि पहले स्टार्ट हुई तो बस सिख लोग इसमें शामिल, नहीं, बिना धर्म के सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको गदर पार्टी में शामिल किया। और धीरे धीरे इसने भारतीयों की समस्याओं को उठाना स्टार्ट किया और भारतीयों की जब समस्याएं उठाने लगी तो धीरे धीरे भारतीय लोग भी इसके साथ जुड़ने लगे और एक बड़े मूवमेंट के रूप में तैयार हो गए। इवन इन लोगों ने तो एक प्लानिंग बनाई थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध होगा 1914 से 1919 के बीच, उस प्रथम विश्व युद्ध के समय हम लोग हथियार जुटा के कनाडा से, अमेरिका से और भी सारे भारतीयों को एकजुट कर ब्रिटेन लेके जाएंगे और वहां से भी भारतीय लोगों को लाकर भारत आएंगे वापस और अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक विद्रोह स्टार्ट करेंगे। ये इन्होंने एक चीज बनाई, लेकिन बाद में इसके पहले ही
ब्रिटिश लोगों को ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, और जब भारतीय लोगों को लेकर एक जहाज कामागाटा मारू मारू ये एक जापानी जहाज था। इस जापानी जहाज में बहुत सारे भारतीय लोग कहाँ रहे थे? कनाडा। और कनाडा आकर वो राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख योगदान देना चाहते थे कि भाई ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग अपना वो करेंगे। तो गुरुदत्त सिंह इस जहाज को चला रहे थे, लेकिन जो कनाडा था ये ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो ब्रिटिश लोगों को जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठा के ये लोग हमारे क्षेत्र में एंटर करना चाहते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया कनाडा के लिए और बोला अब कोई भी जहाज जो किसी दूसरे देश के व्यक्तियों के द्वारा चला के लाया जाएगा कनाडा में, उसको इजाजत नहीं होगी कि वो कनाडा के क्षेत्र में एंट्री करे। अब ये जहाज था, जापान था, और चला कौन रहा था? भारतीय, जिसने किराए पे लिया था। और वो बहुत सारे भारतीयों को लेके कनाडा आना चाहता था। क्यों? इससे गदर पार्टी को और ज्यादा महत्व मिले। और साथ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए भी कनाडा जाना चाहते थे, क्योंकि भारत में बहुत कम स्वतंत्रताएं उन्हें थी। तो इसलिए ये सारे लोग साथ में आए और गुरुदत्त सिंह ये लाए। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इस चीज को नहीं आने दिया, और कामागाटू जो जहाज था वो तट पे ही रहा और काफी ज्यादा विवाद उठा उसके लिए। इसके लिए एक कमेटी बनी, तटीय कमेटी, जिसमें बहुत सारे भारतीय भी शामिल हुए जो गदर पार्टी से थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इस कानून में कोई चेंज नहीं किया, और फिर उसके बाद हिंसक झड़प हुई। कुछ बहुत सारे लोग भारतीय यहाँ मर गए, बहुत दिन से भूखे भी थे, इतनी दूर आए थे। ऊपर से गदर पार्टी का जो मिशन था वो भी जुड़ा हुआ था कि भाई इनके खिलाफ हमें सशस्त्र विद्रोह करना है। लेकिन वो सारी चीजें नाकामयाब हुई, और फिर अंत में भारतीय लोगों को वापस जाना पड़ा। और जब तक वो कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचे, उनमें से बहुत सारे लोग मर चुके थे, कोई भूख से या किसी से। इस वजह से इसको एक बेकार फेलियर माना गया। लेकिन बाद में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब वो भारत आए तो उन्होंने कई बार इस चीज के लिए माफी मांगी कि हमने भारतीय लोगों को इंटर नहीं होने दिया अपने क्षेत्र में। तो ये कामागाटा मारू काफी ज्यादा फेमस था, और ये लोग कनाडा के जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे उस क्षेत्र का नाम था वैनक्यूवर। ये बिल्कुल एक आइलैंड जैसा है, बहुत छोटा सा। वैनक्यूवर में जाना चाहते थे क्योंकि वहां से अमेरिका वाला क्षेत्र भी पास में पड़ता है। तो वहीं से भारतीय लोगों में गदर पार्टी ने क्या किया था कि भाई बहुत सारी चीजें उनको सिखाई थी, सरकार विरोधी भावना उनको सिखाई थी कि कैसे हमें सरकार से लिखना है। साथ में फिर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था कैसे आप लोगों को हथियार चलाना है। साथ में उन्हें बहुत सारी और सहायता, चाहे आर्थिक रूप से हो या उनके परिवार को सहायता देनी हो, वो सारी चीजें गदर पार्टी ने अपनी तरफ से की। लेकिन जब ये भारतीय लोगों को आने ही नहीं दिया ब्रिटेन वालों ने, तो कहीं ना कहीं इनका जो मिशन था वो थोड़ा फेल हो गया। तो इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध में करना चाहते थे वो हुआ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गदर पार्टी असफल रही। गदर पार्टी सफल रही इस मामले में, क्योंकि उसने कम से कम भारतीयों को एकजुट तो कर दिया। और बहुत सारे भारतीय जो विदेशों में भी रहते थे, वो सब भी इस घटना के बाद काफी ज्यादा जागरूक हुए, और उन सब ने भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और फिर बाद में हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आर्मी INA, इंडियन नेशनल आर्मी जो बनती है, उसमें कहीं ना कहीं क्रांतिकारी लोगों का ही योगदान था। तो इसने गदर पार्टी ने प्रमुख भूमिका निभाई भारतीय लोगों को एकजुट करने में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या और भी कई क्षेत्रों में, और उनमें एक आत्मविश्वास जगाया कि ब्रिटिश लोगों को हम लोग हरा सकते हैं। तो ये सारी चीजें गदर पार्टी का एक प्रमुख योगदान है।
तो गदर पार्टी में सोहन सिंह भाकना और इन सब ने मिलके कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के, तो पहली बात आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि भाई अमेरिका में कौन सा आंदोलन चला, तो गदर आंदोलन चला। और इसी से जुड़ी हुई एक घटना है कामागाटा मारू, जो कब हुई, 1914। ये घटना भी कई बार मिलाने के लिए आती है। तो 1914 में, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1919 के बीच चला। तो ये शुरुआत में ही चाहते थे कि 1914 में हम लोग साथ में आए और ब्रिटिश के खिलाफ थोड़ी सी क्रांति करें, लेकिन वो चीजें सफल नहीं रही। बहुत सारे भारतीयों को इजाजत नहीं दी, बहुत सारे वहां हिंसक लड़ाई में मारे भी गए और कलकत्ता तक वापस जाने में बहुत सारी दिक्कत हुई। अगला जो क्षेत्र हमारा चौथा जो क्षेत्र है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी बहुत सारे भारतीय लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन को प्रचार किया, प्रसारित किया। और यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो 1915 के आसपास। और अफगानिस्तान पर भी कहीं ना कहीं कुछ नियंत्रण ब्रिटिश लोगों ने किया था और वहां पर बहुत सारे भारतीय लोग भी रहते थे, जिनमें एक फेमस थे राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप उत्तर भारत क्षेत्र से जुड़े हुए थे और ये भी कुछ करना चाहते थे। और इन्होंने कुछ स्थानीय लोगों को, जो भारतीय लोगों से जुड़े हुए थे, कुछ अफगानी लोगों के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट किया और साथ में इनका साथ दिया बरकतुल्ला ने। बरकतुल्ला वो भी इनके साथ आए कि चलो भाई हम स्वराज की बात करेंगे। एक और व्यक्ति जो इनके साथ आए, अब्दुल्ला सिंधी, ये भी इनके साथ आए। ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से कुछ मुस्लिम लोग थे और इन्होंने काबुल में, जो अफगानिस्तान की राजधानी अभी जहां पे तालिबान रूल करते हैं, काबुल में अस्थायी सरकार बनाई। ब्रिटिश को दिखाने के लिए काबुल में एक अस्थायी सरकार बनाई और उस सरकार में महेंद्र प्रताप जी क्या बने, राष्ट्रपति। जैसे अभी तिब्बत से बहुत सारे लोग भाग के भारत आए दलाई लामा के नेतृत्व में, और तिब्बत पर नियंत्रण किसने कर लिया, चाइना ने। तो तिब्बत की एक सरकार है जो भारत में रहती है, लेकिन उस सरकार के पास जमीन पर नियंत्रण नहीं है तिब्बत की, क्योंकि उस पर चाइना का कंट्रोल है। लेकिन उन्होंने धर्मशाला, जो भारत का हिमाचल प्रदेश है, वहां पे सरकार जरूर बनाती है, वहां उनका राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है। ऐसे ही राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। इन दोनों ने मिलकर ही भारत की एक सरकार बनाई अस्थायी, जो कहां पे चली, अफगानिस्तान में। तो ये प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे हमने देखा कि भारतीय आंदोलन जो विदेशों में हुए, पहला हमने देखा, पहला भारतीय आंदोलन जो लंदन में चला, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 बंगाल विभाजन के बाद, इंडियन हाउस, वहां पर एक प्रमुख लीडर वीडी सावरकर, वो हमने देखे। दूसरा हमने देखा फ्रांस में, जहां श्रीमती भीमा रुस्तमे कामा उन्होंने चलाया, लेकिन पेरिस में कुछ दिन चला, भारतीय तिरंगा भी फहराया, सामाजिक जो सम्मेलन हुए उसमें भी शामिल हुई। रूस भी गई, वो जर्मनी भी गई भारतीय लोगों को समर्थन देने के लिए। लेकिन उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद उनको करना। ऐसे ही फिर हमने अमेरिका में देखा, अमेरिका में हमारा एक प्रमुख गदर पार्टी, जो हिंदी एसोसिएशन से स्टार्ट हुई, और गदर पार्टी की जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट जो 1914 में हुआ, कामागाटा मारू। गुरुदत्त सिंह जो कनाडा में भारतीय लोगों को वैंकूवर में लाना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार ने कनाडा में एक अधिनियम लाया और कोई भी लोग जो दूसरे देश से आएंगे और जहाज किसी अलग कंट्री का होगा तो उन्हें कनाडा में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक कमेटी भी बनी जिसका नाम था तटीय कमेटी, कुछ भारतीय लोग भी उसमें शामिल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी परमिशन नहीं मिली।
अगला एक अफगानिस्तान में चला 1915 में, जहां राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला के नेतृत्व में चला, और इन्होंने एक अस्थायी सरकार कहाँ बनाई, काबुल में बनाई। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन भारत में और विदेशों में कैसे चले। अगली जो बात आती है पतन के कारण, आखिर ये पतन कैसे हुए, पतन का कारण क्या था इन क्रांतिकारी आंदोलन। देखो पतन का एक सबसे प्रमुख कारण भारतीय जनता की सोच। हमारा समाज हमेशा अहिंसा पे ज्यादा बल दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या जो इसके असफलता में थी, पहली बात तो यहाँ पर हिंसा शामिल होना, और हिंसा को भारतीय समाज में थोड़ा सा कम महत्व दिया जाता है, और साथ में डर रहना कि भाई अगर आप लोग गोलियां चलाओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि ब्रिटिश लोग फूल बरसाएंगे इन पे, उनके लिए तो आतंकवादी है ना, वो लोग मारने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से भारतीय समाज में परिवार को डर रहता था कि भाई कहीं ना कहीं कहीं हमारा बच्चा ना फंस जाए। तो इस वजह से इनका सामाजिक जो आधार था वो सीमित रहा, हर व्यक्ति इनके साथ जुड़ा है, और जुड़ना भी चाहता तो उनकी परिवार वाले या समाज इजाजत नहीं देता। इस वजह से जब जनता का सपोर्ट मिला नहीं, और ऊपर से ये लोग कैसे करते थे, ये गुप्त संगठन था, खुले में नहीं बोल सकते थे कि भाई हम लोग क्रांतिकारी हैं, छिप छिप कर चलता था। तो लोगों में जागरूकता फैलाने में भी दिखते गए। तो व्यक्तिगत जो वीरता थी वो तो शामिल थी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आगे भी लोगों का शामिल होना जरूरी है ना। ब्रिटिश को हराना है, जो बहुत बड़ी सत्ता है, जिसके पास बहुत सारे संसाधन है, तो उसको एक दो मर्डर करके नहीं हराया जा सकता। और साथ में आपको जनता में इतना ज्यादा बहुमत भी नहीं है, जनता उसको स्वीकार ही नहीं करी, कि भारतीय लोगों का जो स्वरूप है ज्यादातर है अहिंसा वाला है, शांति वाला, इसलिए ये सारी चीजें हुई। इसलिए हम लोग कहते हैं जो सेकंड कारण, कि बम और पिस्तौल की राजनीति लोगों को पसंद नहीं आई, और वो इस राजनीति में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लिए। तो एक का कारण ये हो गए। अगला कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। सेकेंड विश्व युद्ध, इन दोनों टाइम में ब्रिटिश वाले और अदर जो यूरोपियन सरकारें थी वो साथ में आ गई, और जब ये सब साथ में आ गई तो जो भी भारतीय लोग कहीं पे भी विद्रोह कर रहे थे, विदेशों में विद्रोह कर रहे थे, और विदेशों से ही जो भारतीय लोग भारत में विद्रोह कर रहे थे उनको पैसा मिलता था। तो विदेशों में जब विद्रोह का दमन होने लगा, तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर भी हमारे विद्रोह दब गए, क्योंकि इनको वित्तीय जरूरत, हथियार, ये सारी चीजें इन्हीं से मिलती थी। और इसीलिए हमने देखा जब स्थानीय लोगों को पैसा बाहर से मिलना कम हो गया, तो उन्होंने 1925 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे लोग जो थे उन्होंने काकोरी कांड किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के पास एक ट्रेन को लूटने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि संसाधन नहीं थे। तो इस वजह से भी इनका दमन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ये सारी शक्तियां साथ में आई। और चौथी बात, गांधीवादी आंदोलन। गांधीवादी आंदोलन ने लोगों को अहिंसा का एक मार्ग दिखाया, और जब अहिंसा में ज्यादातर लोग शामिल होने लगे, और सबसे बड़ी बात, ये गुप्त तो चलता नहीं था, खुले में चलता था, और लोगों को डर भी नहीं था कि भाई हमारी मौत होगी। एक कारण ये था कि गांधीवादी आंदोलन के प्रति लोगों में ज्यादा अट्रैक्शन था, और इस गांधीवादी आंदोलन ने कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारी लोगों की जड़ जो थी वो काट दी। जड़ क्या थी भाई, लोग बढ़ते होंगे तभी क्रांतिकारी आंदोलन चलेगा, जब लोग बढ़ते ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन चलेगा कैसे। तो इस वजह से बोला जाता है कहीं ना कहीं गांधीवादी आंदोलन जो लोगों को सत्याग्रह सिखाता था, अहिंसा सिखाता था,
वो हमारे समाज के अनुसार ज्यादा सटीक बैठ रहा था, और इसलिए लोगों ने गांधीवादी आंदोलन की तरफ मुंह कर लिया और क्रांतिकारी आंदोलन से थोड़ा दूर करने लगे। तो ये एक कारण थे कि ये सारी चीजें हुई। और एक और कारण आप कह सकते हो, ब्रिटिश की नीति। ब्रिटिश की नीति बहुत खतरनाक थी। चाहे रॉलेट एक्ट लेके आए हो, ओकी सीधा बोलते थे कोई भी क्रांतिकारी दिखे उसको मार दो, क्योंकि इनके लिए वो आतंकवादी थे। तो इन्होंने जो नीति अपनाई इतनी ज्यादा कठोर तरीके से, उससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा और बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन को इन्होंने दमन कर दिया। और जब ये दमन हुआ तो लोगों को भी थोड़ा सा डर लगा, इस वजह से भी हो। तो अंत में हम निष्कर्ष में कहें कि हम कह सकते हैं कि भाई इन्होंने कुछ नहीं, तो कोई माना कि ये असफल रहा, देश को स्वराज नहीं दिला पाया, लेकिन फिर भी यहाँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने देश के प्रति अपनी जान तक लगा दी, अपना जीवन दांव पे लगा दिया। चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, तो कहीं ना कहीं इनके त्याग, इनके बलिदान, इन सब ने लोगों में देश प्रेम की जो भावना जगाई, उससे कहीं ना कहीं हमें आजादी मिली। तो राष्ट्रवाद के विकास में क्रांतिकारी लोगों का एक सबसे बड़ा जो चीज है, युवा लोगों को इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। और कहीं ना कहीं साथ साथ इन्होंने डर भी पैदा किया ब्रिटिश वाले लोगों में, औपनिवेशिक सत्ता को भी थोड़ा डर लगा, इसलिए उन्होंने अहिंसक तरीके से जो आंदोलन चले, चाहे गांधीवादी में चले हो या और आंदोलन चलते, उनकी मांगों को मानना स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर क्रांतिकारी लोगों के हाथ में आंदोलन गया तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ज्यादा समस्या हो जाएगी। ऐसे ही हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से, दबाव की वजह से 1911 में जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसको ब्रिटिश सरकार वापस ले लेगी 1911 में, और 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाएगा। और इसका एक कारण क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के डर की वजह से बंगाल विभाजन को, क्योंकि धीरे धीरे उग्रवाद के हाथ में तो चला ही गया था कांग्रेस का नेतृत्व, उग्रवादियों ने कहीं ना कहीं इन लोगों को तैयार किया जो क्रांतिकारी थे, और ये बम पिस्तौल की नीति में विश्वास कर रहे थे। तो इन्होंने बम पिस्तौल चला के ब्रिटिश लोगों के दमन करने की पूरी कोशिश की। तो ब्रिटिश वालों को लगा भैया इतना ज्यादा खून खराबा होगा, इससे बढ़िया बंगाल को विभाजन को खत्म कर दो। और इन्हीं के डर की वजह से ये अपनी राजधानी कलकत्ता से कहां लेके गए, नई दिल्ली। 1911 में ब्रिटिश लोगों ने जो उनकी पहली राजधानी थी कलकत्ता, उसको छोड़ दिया और कहां पहुंचे, नई दिल्ली। इसलिए हम बोलते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन ने अपना काम तो किया, ब्रिटिश लोगों को भी डर लगा, रॉलेट एक्ट लेके आए हों या और भी जो चीजें की हों, उनसे कहीं ना कहीं जो भगत सिंह थे, उन्होंने सबने मिलके 1928 में जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई, जब वो साइमन कमीशन के विरुद्ध काम कर रहे थे, तो लाहौर षड्यंत्र पर ब्रिटिश अधिकारियों को मारा, उसमें भी उनके अंदर डर बना कि भाई कैसे आप लोग ये सब नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनकी सफलता को दिखाती है। तो पूरी तरीके से हम असफल नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि बड़ा आधार नहीं हुआ, लोगों को ज्यादा सपोर्ट नहीं ले पाए, ये इसकी कमियां थी। लेकिन फिर भी इन युवाओं ने अपने त्याग, बलिदान और देश प्रेम के नाम से देश के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन ने पूरा पड़ा। अगला जो हमारा राष्ट्रवाद का चरण है वो है गांधीवादी आंदोलन, और ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का आखिरी चरण भी है। 1915 में गांधी जी का आगमन होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। बचपन बहुत सामान्य रहा, जैसे नॉर्मल बच्चे थे, खूब शरारत करते थे, चोरी भी किया, साथ में बहुत सारे ऐसे काम किए जो नहीं करने थे। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि भाई मैंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
गांधी जी की एक बुक है, उनकी आत्मकथा, खुद ही लिखी है उन्होंने। आत्मकथा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में कोई पुस्तक लिखे या बारे में बताए, उसी को कहते हैं आत्मकथा। तो गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी जो आत्मकथा है उसके बारे उसमें लिखा है अपनी सारी बातें। तो गांधीवादी आंदोलन और इसकी शुरुआत 1915 के बाद से, 1915 में इनका आगमन होगा। असल में ये जो कांग्रेस में फेमस होंगे वो 1920 के बाद, और इनके जितने भी आंदोलन चलेंगे 1900, लेकिन 1915 में इनका देश में आगमन होता है। और 1915 में भी 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं, और इसीलिए भारत में एक दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस, डायस्पोरा डे। वो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, गांधी जी की याद में। गांधी जी पढ़ने में नॉर्मली थे, ना ज्यादा थे ना कम थे। इनके पिताजी जो थे वो वकील थे और काफी ज्यादा उनका नाम, कई राजा को यहाँ काम करते थे, मुनीम का भी काम करते थे। लेकिन गांधी जी के साथ दिक्कत क्या थी, वकील तो ये भी बने, ले दे के डिग्री कर ली, लेकिन झूठ नहीं बोल पाते थे। कई बार इनके साथ ऐसा हुआ, किसी को लेके गए जिनके केस लड़ रहे थे और कोर्ट में झूठ ही नहीं बोल पाए। इस वजह से इनका जो व्यक्ति था वही फंस गया। तो उसके बाद इनके पिताजी ने इन्हें पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका, लंदन यहाँ भी भेजा। और फिर इनको एक केस मिला दक्षिण अफ्रीका में अपने दोस्त के द्वारा, और वो केस सच्चा था। तो ये दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पे इन्होंने केस जीत लिया, और फिर उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका ही रहे। सब इनके जीवन में अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोट पैंट पहनते थे, टाइम पे खाना पीना मिल रहा था, गाड़ी घोड़ा सब था। लेकिन एक बार जब ये केस जीते तो जा रहे थे ट्रेन से, एसी का टिकट लिया था, दोस्त ने करवाया था, एक क्लाइंट ने, तो एसी का टिकट लिए और वहां पे बैठ गए। लेकिन वहीं पे एक टीटी आया अंग्रेजों का, और जैसे हम लोग गुलाम थे ऐसे अफ्रीका भी गुलाम था, पूरा कॉन्टिनेंट दक्षिण अफ्रीका भी। तो उस टीटी ने इनको बोला कि भाई तुम यहाँ पे कैसे, तुम तो काले आदमी हो, गोरों के बीच काला आदमी कैसे बैठ सकता। तो गांधी जी बोलते मेरे पास टिकट है। बोले टिकट से क्या होता है। और फिर टीटी ने और बहुत सारे अंग्रेजों ने मिलके गांधी जी को पकड़ा और प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। तब इन्हें पहली बार एहसास हुआ स्वतंत्रता क्या होती है, गरिमा क्या होती है। और तब इनकी पहली लड़ाई स्टार्ट हुई दक्षिण अफ्रीका में ही, और फिर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भूमिका निभाना स्टार्ट। तो पहला जो इनका सत्याग्रह चला वो दक्षिण अफ्रीका में ही चला। और दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत चीज चलती थी, सब लोगों को एक पहचान पत्र रखना था जो गोरे नहीं थे, मतलब अंग्रेज को छोड़कर जितने भी लोग थे उनको एक पहचान पत्र अपने गले में टांकना पड़ता था, आई कार्ड की तरह, और जो उनका नाम पता सारी चीजें बोलते थे। और वो बड़ा खराब लगता था लोगों को कि भाई हम लोगों के साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया है, जैसे पशु के सामने होता है कि भाई ये पशु ये करता है ये करता है, ऐसे ऐसे, तो हम हर किसी को क्यों बताएं। और गांधी जी ने पहली बार इनके लिए लड़ाई लड़ी, और गांधी जी ने सबको क्या कहा, हम लोग सब साथ में मिलकर इस पहचान पत्र को जलाएंगे। तो सब लोग बोले गांधी जी पागल हो गए क्या, मारेगी नहीं ब्रिटिश की पुलिस। बोले देखो आप लोग सब साथ में आओ, फिर देखो क्या कमाल होता है। तो गांधी जी ने कहा, बहुत सारे भारतीय लोग भी थे, कुछ अफ्रीकन लोग थे, उन्होंने इसकी बात मानी और सबने अपने आइडेंटिटी कार्ड जला दिए। जब ये अपने पहचान पत्र जलाने लगे, बिना पहचान पत्र के घूमे, ब्रिटिश पुलिस को पता चला, वो लोग आए, बोले भाई ये क्या कर रहे हो। बोले आज से हम ये नहीं डालेंगे अपने गले में। तो बोले तुम होते कौन हो ये बताने वाले। तो गांधी जी ने बोला ये सब भी मेरे साथ हैं और तुम्हें जो करना है कर लो, हम पहचान पत्र नहीं करें। तो गांधी जी को पीटा। गांधी जी ने सबको एक चीज बोली थी, अहिंसा। आप लोगों को कुछ भी हिंसा नहीं करनी, क्योंकि हिंसा करोगे तो ये वो लोग पीटेंगे और हम लोग फिर अगली बार आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। ये लोग मारते हैं तो मारने दो, जो करना है इनको करने दो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग शांति से रहेंगे। तो उसके बाद गांधी जी को पीटा और लोगों को पूछा
फिर बाद में ब्रिटिश पुलिस गांधी जी को पकड़ के ले गई जज के पास। जज ने पूछा भाई क्या चाहिए? सर हमें पहचान पत्र नहीं चाहिए। तो बोले क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? बोले फिर अंग्रेज लोग क्यों नहीं पहनते? तो जज भी बोला बोले भाई बात तो सही है, कानून की समानता तो होनी चाहिए। तो उसके बाद इनकी पहली जीत हुई और इस पहचान पत्र वाली नीति को खत्म कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में इनका सबसे पहले सत्याग्रह, और तब इन्हें पहली बार पता चला कि भाई मैं तो आंदोलन करने के लिए पैदा हुआ हूं। और जैसे भारत में वर्ग थे, ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका में हमें दिखता है। एक तरफ स्त्री पुरुष भारत में भी है, साथ में हिंदू मुस्लिम वो वहां पे भी दिखते थे, अलग अलग धर्म के लोग। साथ में मालिक मजदूर वो भारत में भी है, इनके वहां पे भी है, वो भी कॉमन थी। तो ये सारी चीजें इसीलिए बोला जाता है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के लिए प्रयोगशाला थी। एक ऐसा चीज जहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और भारत में भी अंग्रेज लोग थे जिन्होंने भारतीयों को लोग बनाया था, और यहाँ पे भी अंग्रेज। तो इन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली दक्षिण अफ्रीका, और इन्होंने अपने आंदोलन के लिए कुछ विचारधाराओं को जरूर शामिल किया, और विचारधाराओं की वजह से गांधीवादी जो आंदोलन है वो सफल भी रहा। इन विचारधाराओं को इंक्लूड किया। और विचारधारा क्या थी? पहली बात सत्याग्रह, कि हमें सत्याग्रह सत्य के साथ चलना है और हम लोगों को हिंसा नहीं करनी। सत्याग्रह का सिंपल सा मतलब था सत्य प्लस ग्रह, मतलब अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करना, और ग्रहण करने का मतलब अहिंसा, हिंसा की तरफ नहीं अहिंसा की तरफ चलना है। ऐसे ये बोलते थे साधन साध्य की पवित्रता, कि भाई जितना जरूरी ये है कि हमारा गोल क्या है। माना हमारा गोल है अंग्रेजों को भगाना, लेकिन हमें साथ में साधन का भी ध्यान रखना है। हमारा साधन ऐसा ना हो जाए हिंसक तरीके से हो, और जब हम लोगों को आजादी मिले तो हमारे लोग ऐसे ही मांगे मांगने लगे। जैसे पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या हुई, उन्होंने हमसे लड़के आजादी ली, हिंसा फैलाई, और इसका परिणाम क्या निकला? अभी भी वहां पर जब लोग डिमांड करते तो बंदूक लेके जाते हैं। बहुत सारे आतंकवादी वहां पे पनप भी गए। जैसे भारत में सब्जी मिलती है ऐसे वहां मिलती है। लेकिन गांधी जी ने हमेशा बोला हमें 10 साल पहले आजादी नहीं चाहिए, जो भी आजादी लेंगे वो सही तरीके से लेंगे, अहिंसा की तरह से लेंगे। क्योंकि अगर आजाद होके हमने क्रांतिकारी से मान लिया आजादी ले ली बंदूक से, लेकिन जो लोग हमारे हैं वो लोग जब हमारी सरकार से कुछ डिमांड मांगेंगे तो ये लोग हिंसा करेंगे, और ऐसे समाज में कहीं भी विकास नहीं होता जहाँ पे हिंसा होती है। इसलिए साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को महत्व देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि साध्य मैटर, साधन मैटर नहीं करता, रास्ता कैसा मैटर नहीं करता, साध्य है। जैसे युद्ध में बोला जाता है कि युद्ध में कुछ जायज नहीं होता, बस जीतना है युद्ध। गांधी जी बोलते हैं नहीं, अगर तुम गलत तरीके से अपनाते हो तो उसे युद्ध जीतना नहीं कहते। गांधी जी हमेशा बोलते थे साधन एक बीज की तरह है, जैसा बीज बोगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर आपने कड़वा बीज बोया तो उस पर आम नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। तो जीवन में जो आदमी ऐसा साधन अपनाता है उस हिसाब से उसका लक्ष्य प्राप्त होता है। लक्ष्य अच्छा होने से आप किसी का मर्डर करके, जैसे मान लो किसी को राजनेता बनना है, तो ये नहीं कि राजनेता बनना ही अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए आप बहुत सारे लोगों को मारो तो ये गलत है। तो गांधी जी इसीलिए हर चीज में बोलते थे साधन साध्य की पवित्रता बहुत जरूरी है। अगला वो बोलते थे सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सब तरीके से उदय। और ये एक तरीके से किसकी बात करता है कि विषमता नहीं होनी चाहिए समाज में, सबका उदय होना चाहिए। महिला हो पुरुष हो, कोई काला हो गोरा हो, या कोई किसी भी अलग तरीके से हो,
उन सबका एक साथ उदय होना चाहिए। ये नहीं कुछ लोगों को फायदा, कुछ लोगों को नुकसान, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगला ये ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी इन्होंने दिया, और इस सिद्धांत के तहत क्या कहते थे कि भैया जो अमीर लोग हैं और उनके पास जो पैसा है, वो उस पैसे के बस ट्रस्टी हैं, मतलब उस पैसे को उन्हें रखने का अधिकार दिया है। ये नहीं कि आपने 100 करोड़ रुपए कमा लिए तो आप लोग समझ रहे हो कि आप ही सबसे बड़े 30 मार खाओ और कुछ लोगों का पैसा है। तो वो सारा पैसा समाज का है, और जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाए तो आपने जो 100 करोड़ में से मान लीजिए 10 करोड़ में आपकी जरूरतें पूरी होती है, तो 90 करोड़ रुपए आप लोग समाज के लिए उपलब्ध करा दो। एनजीओ के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जो भी आप करना चाहते हो वो करो, तो आप लोग अधिकार नहीं कर सकते। तो ये वाला जो सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं समाज में आर्थिक समानता की बात करता है। तो गांधी जी हमेशा बोलते थे कोई काम बेकार नहीं होता। नाई वाले को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए, डॉक्टर को भी उतना पैसा मिलना चाहिए, शिक्षक को भी। किसी भी काम को हमें घटिया या अच्छा नहीं बताना चाहिए। जो जो भी काम कर रहा है उसको उतनी इनकम, बराबर इनकम मिलनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, हमारे देश में असमानता नहीं बढ़ेगी, ये इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। तो ये सारी चीजें भी वो बोला करते थे कि भाई हमें ट्रस्टी होना चाहिए। साथ में उन्होंने बहुत सारे सामाजिक सिद्धांत दिए, जैसे कि हमारे देश में जो नशे वाली चीजें उनको बैन होना चाहिए, जैसे दारू का बैन होना जरूरी है। कोई और नशा खाता है, तम्बाकू खाता है, ये भी बैन होना जरूरी है। और साथ में ऐसे जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जो जीव हमें दूध देते हैं या और सामान देते हैं, उन जीवों को नहीं मारना चाहिए जो हमारे फायदे के लिए। और साथ में ये शिक्षा के प्रति बोलते थे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं है, शिक्षा का मतलब आत्म साक्षात्कार। शिक्षा आप लोगों को अपने आप से परिचय दिलाती है। तो असली शिक्षा वो है जो हमें ये जानने में सहायता करे कि हम कौन है, क्या हमारे पॉजिटिव चीजें, क्या हमारी नेगेटिव चीजें। तो ये सारी चीजें अगर हम यूज करें तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन में उत्थान हो जाए। तो शिक्षा का लक्ष्य ना कभी नौकरी दिलाना होता है ना कुछ। शिक्षा का एक ही पर्पज है, अपने आप को जानना, खुद को जानना। उसके लिए उन्होंने बोला आत्म साक्षात्कार, खुद के बारे में जानना ही शिक्षा है। और शिक्षा जरूरी नहीं आपको स्कूल कॉलेज में, शिक्षा आपको कहीं से मिल सकती है। एक पेड़ भी आपको शिक्षा दे सकता है, एक चींटी भी आपको शिक्षा दे सकती है, एक छोटा बच्चा भी दे सकता है। तो जहां से भी हमारे जीवन में उत्थान हो, हमारे जीवन में नई चीजें आए, उसी को इन्होंने शिक्षा की बात की। भाई वही हमारी शिक्षा है, उसी पे हमें जोर देना चाहिए। साथ में अगली बात वर्ग समन्वय, सारे वर्ग को साथ आना चाहिए। वर्ग समन्वय, काले गोरे, स्त्री पुरुष, छूत अछूत, कि कोई ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, इसके आधार पर नहीं, सब लोग साथ में आए और सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना है अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये गांधी जी के कुछ विचार थे जिसके द्वारा उनको, हम इनको और डिटेल में भी देखेंगे आगे भी, और बहुत सारे लोगों से तुलना भी करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने जो रणनीति अपनाई, ये भी हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे इतने बड़े शत्रु के सामने रणनीति अपनाई। और फिर उनके कुछ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन भी हम देखेंगे। रणनीति में सबसे पहले जनता में विश्वास करते थे, बोले सबसे ज्यादा ताकत हमारे पास जनता की शक्ति है, जनता हमारे साथ तो हम किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। साथ में ये नियंत्रित जन आंदोलन, कि भैया नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जनता को आप लोग खुला नहीं छोड़ सकते। जनता को खुला छोड़ोगे तो हिंसा होगी, और हिंसा होगी तो ब्रिटिश लोगों को मौका मिलेगा हम लोगों को टॉर्चर करने का, और फिर कोई आंदोलन में अगली बार शामिल ही नहीं होगा। और साथ में एक चीज और बोलते थे, संघर्ष विराम संघर्ष, मतलब हमें संघर्ष करना है ब्रिटिश लोगों से, फिर उसके बाद बीच में ब्रेक लेना है, फिर संघर्ष करना है, फिर ब्रेक लेना है। ये नहीं लगातार आंदोलन, लगातार आंदोलन चलाओगे तो जनता की ऊर्जा सीमित होती है और उनका पेशेंस भी सीमित होता है। इसलिए हमें 10
बातें माननी है, 5 वो मान लें, फिर संघर्ष विराम कर देना है, फिर संघर्ष करना है दोबारा से, और फिर विराम ले लेना है। लगातार किसी आंदोलन को नहीं चलाना, बीच बीच में रुकते रहना है। और इससे ही अगली बात, रचनात्मक कार्य। जब हम लोग विराम लेंगे तब रचनात्मक कार्य करेंगे। रचनात्मक कार्य क्या करना? गाना बजाना, संगीत, साथ में लोगों के बीच में रहकर चरखा चलाना, जिससे उनमें ऊर्जा भी स्थापित कर सके। तो ऐसे रचनात्मक कार्य साथ साथ करते थे अपने आंदोलन में, कभी ब्रेक लेते थे। आप देखेंगे हर गांधी जी के आंदोलन में कम से कम 10 से 15 साल का डिफरेंस है। पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला, दूसरा वाला आंदोलन 1930 में चलेगा, तीसरा वाला 42 में चलेगा। तो ये इस चीज को समझते थे कि लगातार जनता को अगर लाएंगे तो दिक्कत होगी और हिंसा होगी। इसलिए हमेशा वो इस चीज को ध्यान रखते थे कि धीरे धीरे जनता को शामिल किया जाए। और इसीलिए ये लोग एक तरीके से मानते थे कि जनता को शामिल तो करना है, लेकिन इस आधार पर नहीं कि बस लगातार जब तक हमें आजादी ना मिले जनता शामिल रहे। नहीं भाई, ये आधार नहीं होना चाहिए। हम लोगों को धीरे धीरे जनता को शामिल करना। और इसलिए हम देखते हैं जब गांधीवादी आंदोलन में जनता का प्रसाद सबसे पहले में इतनी रहती है, असहयोग में, सबने में और इस वाले में, तो धीरे धीरे जनता का ग्राफ बढ़ता जाता है इनके आंदोलन में। उसका कारण इनकी नीतियां, इनकी रणनीति, उस आधार पे ये आगे चलते हैं। और इन रणनीतियों की वजह से गांधी वाली जो आंदोलन है वो ज्यादा सफल होता है। और जनता अहिंसा में ज्यादा विश्वास करती थी इसलिए भी। और ये हमेशा बोलते थे कि अहिंसा एक साधन है और हिंसा से बहुत मुश्किल है अहिंसक होना। ये हमारा साधन है और इस साधन का उपयोग करके ही हमें अपने साथ जो हम स्वराज चाहते हैं उसको प्राप्त करना है। और साथ सिर्फ इतना ही है, स्वराज मिले। और स्वराज किसके लिए? जनता के लिए। जनता की स्वतंत्रता के लिए हमें स्वराज लेना है और ये हमारा साधन है। और हमें इस अहिंसा वाले साधन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि साधन अगर हिंसक होता दिक्कत होगी। जनता का हित नहीं सॉल्व कर पाएंगे स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगा, कुछ लोग गुंडागर्दी करके, हथियार यूज करके पाकिस्तान की तरफ हमारे देश में हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें इस सारी चीजों को साथ में लेना है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत बताया अभी ब्रीफ में कि गांधीवादी क्या है। अब हम इन सारी चीजों को अगली वाली क्लास में डीप में देखेंगे, क्योंकि गांधीवादी आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे प्रमुख। और साथ में जो आप ऐसे लिखोगे उसमें भी गांधीवादी आंदोलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साधन साध की पवित्रता कई बार इसी पे ऐसे पूछ लिया जाता है। क्या शिक्षा के बारे में गांधी जी के विचार, प्रकृति के बारे में गांधी जी के विचार, गांधी जी के आंदोलन की रणनीति, आज भी उनकी प्रासंगिकता कितनी है कितनी नहीं, ये सारी चीजें। और गांधी जी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई गांधी जी नहीं होते तो जल्दी आजादी मिल जाती, गांधी जी नहीं होते तो देश के विभाजन में मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले जाते उधर। लेकिन उनका विचार थोड़ा अलग था और वो जो विश्वास करते थे वो करते थे वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा दुनिया एक परिवार है। और उनके विचार मानवतावाद से जुड़े होते, किसी एक राष्ट्र से नहीं थे। मानवतावाद, वो राष्ट्र से परे थे कि सभी मानव एक हैं और उन सबको हमको साथ लेना। जो लोग गांधी को थोड़ा अधूरा समझते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्या कहना चाहते हैं। वरना बहुत सारे यूरोपियन फिलोसोफर हुए, उन्होंने बोला है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो विश्वास ही नहीं करेगी कि हार्डमास का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना संघर्ष किया, उसके बावजूद भी उसने कुछ चाहत नहीं रखी। गांधी जी चाहते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने ऊपर इतना संयम रखा कि ना देश के राष्ट्रपति बने ना प्रधानमंत्री बने। वरना जिस हिसाब से इनकी उन लोगों में पहचान थी उस हिसाब से जो बनना चाहते थे वो बन सकते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और ये चाहते तो इतने पढ़े लिखे थे, अपना जीवन आसानी से जी सकते थे, लंदन में रह के भी, अफ्रीका में रह के, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया।
और इन्होंने अपने समाज को कुछ देने के लिए अपना जीवन पूरा किया, चाहे वस्त्र के रूप में हो। लेकिन जो लोग नहीं समझते उन्हें थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर गांधी जी को डीप में पढ़े तो पता चलेगा कि महान आदमी थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो पूरी मानवता के लिए थी। प्रकृति के बारे में भी यही बोलते हैं कि प्रकृति सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन एक भी इंसान के लालच को नहीं। और इंसान का लालच बहुत बड़ा होता है, आज साइकिल चाहिए, कल मोटरसाइकिल चाहिए, उसके बाद हवाई जहाज चाहिए, उसके बाद पूरा पृथ्वी चाहिए, फिर उसके बाद मार्स चाहिए। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए हमें उस चीज को ध्यान रखना होता है। तो गांधीवादी मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेंस के लिए, प्री के लिए, और साथ में एसए के लिए, और साथ में एथिक्स जो पेपर 4 है उसमें भी पूछा जाता है। ये साधन साध्य की पवित्रता, इसके बारे में कि भाई आप लोग आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन आपको कोई 10 लाख रुपए में पास करवा रहे, बताइए आप बनोगे नहीं बनोगे? या आप लोग पुस्तक पढ़ के, क्योंकि आप 10 लाख रुपए देके बन तो सकते हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब काम करने जाओगे तो आपके पास वो ज्ञान नहीं होगा, और आप अपना नुकसान तो करोगे, साथ में समाज का नुकसान भी करोगे। तो इसलिए गांधी जी इस चीज की बोलते हैं। तो यही सारी चीजें हमारी राजनीति में भी, आजकल जो करप्शन होता है उसके लिए भी, जहाँ राजनेता गद्दी के लिए ज्यादा लड़ते हैं एज कम्पेयर टू जनता की। मेन मकसद उनका जनता की सेवा होना चाहिए, लेकिन मेन मकसद क्या है? गद्दी लेना। साधन कोई भी हो, लोगों को भड़का देंगे, हिंसक आंदोलन हो जाते हैं, सांप्रदायिकता बढ़ जाती है जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। तो ये सारी चीजें गलत है और इसके हमेशा गांधी जी खिलाफ रहते थे। तो ये आज की क्लास थी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है भावना जी? नहीं। तो चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। नोट्स आपको मिल गए थे ना, लिख लिए सारे वो? हाँ, लिख लिए। चलो, और भी मैं ऐसे ही पीडीएफ बना के आपको भेज दिया करूँगा, हम्म। और आपके वो आंसर चेक करके मैं आज देता हूँ जो आपने मुझे भेजा है। हाँ, ठीक है भावना जी, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।